नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यानी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें सेट नंबर 7 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले तक हम जो है सेट नंबर 6 तक जो है यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाकर आप देख लीजिए। हर एक में आपको क्वेश्चन चेंज होते हुए नजर आएंगे और दूसरी चीज़ क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके एग्जाम को काफ़ी हेल्पफुल बनाएंगे, मतलब ईजी बनाएंगे। दूसरी चीज़, मैंने डिटेल क्लास के लिए एक जो है HTML का वीडियो अपलोड किया हूँ, तो उसमें आप मुझे रिस्पांस बताइए, कैसा भी है कमेंट करके बताइए, मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। जैसा भी है आपको कैसा लगता है सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पहले माइक्रो प्रोसेसर मतलब जो सीपीयू होता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए चार्ल्स बेबेज तो जो है कंप्यूटर के जनक है, एलन ट्यूरिंग यहाँ पे इसके नहीं माने जाएंगे, ये है मर्सियन हॉफ। यहाँ डेनिस रिची भी आपका सी लैंग्वेज के जनक है, तो मर्सियन हॉफ जो है यहाँ पे राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। अगर इसमें बात करें हम तो इन्वेंटर जो है आपका मर्सियन हॉफ, इन्हें टेड ऑफ बोल सकते हैं, कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन, और इन्होंने बनाया था, इन्वेंट किया था 1971 में। माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004 यानी कि 4 बिट प्रोसेसर था, और अभी की डेट में देखें तो 64 बिट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, यानी कि कहीं कहीं 32 बिट भी है पुराने वर्जन, और जो है 64 भी मिल जाते हैं। मर्सियन हॉप की अगर बात करें तो ये जो है आपका हॉप ने इंटेल में काम करते हुए माइक्रो प्रोसेसर की आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया। उन्होंने एक सिंगल चिप और इस पर जो है सीपीयू फंक्शनलिटीज़ यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर को इंटीग्रेट करने का विचार किया, और यह विचार कंप्यूटिंग को कम्पैक्ट और अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी गेम चेंजर साबित हुआ। साथ ही इंटेल 4004 फीचर्स की अगर बात करें तो 4 बिट का था ये, और दूसरी इसकी क्लॉक स्पीड यानी कि इसको स्पीड थी 108 किलो मतलब हार्ट्स आप देख सकते हैं। साथ ही अगर देखें ट्रांजिस्टर की बात करें 2300 ट्रांजिस्टर यहाँ थे, और एप्लीकेशंस अगर देखें इसका उपयोग तो कैलकुलेटर और छोटे एम्बेडेड सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता था। चार्ल्स बेबेज की अगर बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें बोला जाता है, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। एलन ट्यूरिंग की बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटिंग और एआई पायोनियर का निर्माण इन्होंने किया। डेनिस रिची की अगर बात करें तो इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के को क्रिएटर के रूप में यहाँ पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की गति बदलने के लिए जो चरण होते हैं उनको आप बताइए। तो देखिए माउस की गति को कैसे बदल सकते हैं, अभी की डेट में जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर सेटिंग में जाकर भी बदला जा सकता है, और पुराना अगर बात करें तो पुराने में हम जो है कंट्रोल पैनल से भी बदल सकते थे। तो हम एक बार स्टेप चलते हैं, तो स्टेप में स्टार्ट बटन पर क्लिक करके हम जो है कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं, और कंट्रोल पैनल में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माउस, यानी कि पहला स्टेप हो गया कंट्रोल पैनल, दूसरा हो गया माउस, और माउस में जाने के बाद आपको तीसरा स्टेप मिल जाता है पॉइंटर ऑप्शन। और पॉइंटर ऑप्शन में आप स्पीड चेंज कर सकते हो, साथ ही पॉइंटर चेंज कर सकते हो, साथ ही आप बटन को बदल सकते हो, व्हील चेंज कर सकते हो, व्हील की स्पीड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यहाँ पे, स्पीड को बदलने के लिए, तो स्पीड को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल, और दूसरा ऑप्शन आपका माउस है, तीसरा ऑप्शन आपका जो है पॉइंटर ऑप्शन है। ठीक है, पॉइंटर ऑप्शन या स्पीड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल, फिर माउस मिलेगा, फिर पॉइंटर ऑप्शन मिलेगा, फिर मोशन मिलेगा। तो आपका पहला ही राइट आंसर, जबकि सेटिंग में डिवाइस में माउस इस प्रकार से बहुत लंबी प्रोसेस है सेटिंग की, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हम चले कहाँ पे, सेटिंग में, और यहाँ सेटिंग में चलने के बाद अगर देखोगे तो आपको मिलेगा ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे माउस मिलेगा। माउस के बाद आप जाओगे तो आपको मिलेगा, देखिए माउस पॉइंटर एंड टच, देखिए यहाँ पे एडिशनल माउस सेटिंग में जाएंगे तब कहीं जाके ये ऑप्शन खुल रहा है। तो यहाँ पे आप इतना ज़्यादा स्टेप करोगे तब कहीं जाके आप माउस की गति को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल है, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी प्रोसेस हो रही है। स्टार्ट माउस सेटिंग डायरेक्ट नहीं आता, कंट्रोल पैनल हार्डवेयर ये भी नहीं आता, इसका मतलब पहला आपका राइट आंसर है। तो हमने ये हल करके भी देख लिया। आप इस प्रकार स्टेप याद रखोगे, बहुत सारी चीज़ें आप करके देखोगे तो आप कहीं भी एग्जाम में नहीं फंसोगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, पावर पॉइंट 2013 में एक स्लाइड या स्लाइड
के जो कंप्लीट समूह होता है उसका पैटर्न, जिसे कि POTX यानी कि डॉट लगा के भी आप बोल सकते हैं, POTX फाइल के रूप में सेव किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? एक प्रकार की ये टेम्पलेट होती है। क्या होती है? पावर पॉइंट के अंतर्गत टेम्पलेट होती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि .POTX जो है टेम्पलेट कहलाता है। और इसमें आपके स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड के लेआउट, कलर है, फॉन्ट है, स्टाइलिंग है, इनको निर्धारित किया जाता है। जब आप एक .POTX सेव करते हैं तो वह पावर पॉइंट टेम्पलेट के नाम से इसे जाना जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे जो आइकॉन था, आइकॉन तो किसी भी शॉर्टकट का या फिर कोई भी फाइल का हो सकता है। डिज़ाइन की बात करें तो ये विजुअल लुक होता है। और यहाँ पे अगर लेआउट की बात करें तो कंटेंट का अरेंजमेंट होता है। और बचा क्या? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट ही .POTX यहाँ पे फाइल होती है। चलिए आगे चलें। तो यहाँ पे आपको साइबर अपराधों को दो प्रकार से कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं साइबर क्राइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? साइबर क्राइम की। अब साइबर क्राइम की अगर बात हो रही तो साइबर क्राइम दो चीज़ों से किया जा सकता, दो प्रकार से। मतलब एक तो सीधा सीधा किसी के कंप्यूटर को टारगेट बनाना, उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। और दूसरा जो होता है कंप्यूटर का उपयोग करके किसी के बैंक डिटेल या किसी की जानकारी को नुकसान पहुंचाना, उसके पैसे को हड़प लेना। तो दो प्रकार से, मतलब कंप्यूटर को टारगेट करना और कंप्यूटर का प्रयोग करके किसी दूसरी चीज़ों को टारगेट करना। तो हम देख लेते हैं, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नहीं होता, एक्टिव एंड पैसिव नहीं होता, टारगेटेड एंड नॉन टारगेटेड ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? बचा डी। तो राइट आंसर भी यही होगा। कैसे? कंप्यूटर एज टारगेट और कंप्यूटर एज टूल, यानी कि कंप्यूटर को ही डायरेक्ट टारगेट किया जाएगा, दूसरा कंप्यूटर को साइबर क्राइम में टूल की तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो ये दो तरीके से आपके साइबर क्राइम देखने को मिल जाते हैं। डी आपका राइट आंसर है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को अगर लक्ष्य बनाते हैं तो हैकिंग करना, वायरस एंड वॉर्म्स अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस। और अगर टूल के रूप में कंप्यूटर उपयोग किया जा रहा है तो कंप्यूटर को उपयोग करके हम क्या कर लेते हैं? साइबर फ्रॉड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट है, फिशिंग है, साइबर टेररिज्म है, ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कंप्यूटर का उपयोग करके। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिए। आगे चलें। तो MS वर्ड में गटर मार्जिन जो होती है उसका उपयोग क्या होता है? तो सीधे उपयोग करके देख लेते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्ड में हम चलते हैं। और वर्ड में चलने के बाद हम जो है न्यू में ऐसे क्या बना लेते हैं? एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और हम जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट लेके आ जाते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट ले आए। अब उसके बाद हम होम में चलते हैं और आप देखोगे होम में तो कुछ नहीं, आप लेआउट में चलो। लेआउट में चलोगे तो आपको मिलेगा क्या? पेज सेटअप। पेज सेटअप में आप जाकर डायलॉग लॉन्चर पर क्लिक करोगे। और डायलॉग लॉन्चर पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चार प्रकार की मार्जिन मिलेगी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और एक और मार्जिन मिलेगी गटर मार्जिन। तो यहाँ आप देखोगे जो मार्जिन नॉर्मली है लेफ्ट से 1 इंच है, पर हम जैसे ही मान लीजिए यहाँ गटर मार्जिन को बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ एक मार्जिन है, उसके साइड में एक और मार्जिन आ गई। तो ये क्या बताती है? बाइंडिंग के लिए बताती है। और बाइंडिंग के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है लेफ्ट, और अगर बात करें आपको बदलना हो तो लेफ्ट और टॉप दोनों होती है, यानी कि टॉप से भी कर सकते हो और लेफ्ट से भी। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। चलिए, हो गया आपका गटर मार्जिन से रिलेटेड। तो है क्या भाई? गटर मार्जिन मतलब हो जाता है प्रोफेशनल बनाना, नहीं होगा। एक अस्थायी नॉन प्रिंटिंग किनारा, नहीं होगा। प्रिंट होने वाले पृष्ठ का रूप दर्शाता, ये भी नहीं है। तो बचा क्या? बाइंडिंग। बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गटर मार्जिन लेफ्ट और टॉप में देखने को मिल जाती है, जो हमने अभी देखे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2013 में एक नई सीट जोड़ने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो देखिए, वैसे तो आप जो है कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, पर हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? चलिए चलते हैं और सीधे हम जो है एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक्सेल को स्टार्ट करे और यहाँ पे देखिए न्यू, और यहाँ ब्लैंक वर्कबुक हमने बना लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सीट 1 मिल रहा है। देखिए सीट 1 मिल रहा है, मतलब सीट 2 नहीं है। तो अगर बात कर रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से तो आल्ट प्रेस किया गया है। तो जैसे हमने आल्ट प्रेस करे, देखिए आल्ट प्रेस करे तो यहाँ पे सारे जो टैब है उसमें एक आइकॉन आ गया, मतलब एक सिंबल आ गया है या अल्फ़ाबेट आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं होम की, तो हम बात यहाँ पे एच दबाते हैं। और जैसे एच दबाए तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उनमें सब में एक आइकॉन आ चुका है। तो हम बात कर रहे हैं इंसर्ट की, तो हम दबाएंगे क्या? आई। और आई दबाने के बाद हमको क्या इंसर्ट करना? सीट। तो यहाँ पे हमको बात हो रही है एस की। तो हम जैसे ही एस दबाएंगे देखिए नई सीट आ चुकी है। तो अल्टर के साथ एच, एच के बाद आई, आई के बाद एस। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्टर HIS। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर का हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरी चीज़ों भी ध्यान में रखिए। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है अल्टर के साथ एच,
तो होम टैब में जितने भी काम हो रहा है वो अगर इस प्रकार से करना है तो अल्टर के साथ एच दबाए और उसके बाद आप जो है जैसे 1 2 3 दबाओगे तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होगा। अगर आप अलाइनमेंट चाहते तो AL AC AR इस प्रकार कर सकते हैं, परंतु जो चीज़ों की शॉर्टकट नहीं है सिर्फ वही चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, बाकी चीज़ों की शॉर्टकट होती है। जैसे टी दबाओगे तो आपको फॉर्मेट टेबल मिल जाएगा, एल दबाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, रैप टेक्स्ट के लिए आपको एम दबाना होगा, डब्लू दबाना होगा और मर्ज इन सेंटर के लिए एम दबाना होगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे क्लियर के लिए ई है, फिर ऑटोफिल के लिए FI है, यू आपको ऑटो सिम के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मान लीजिए मैं जो है अल्टर के साथ एन दबाता हूँ, तो एन दबाए तो कहाँ का आ गया, इंसर्ट क्या आ गया, और इंसर्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि बाकी चीज़ों के शॉर्टकट भी है। तो आपके लिए टास्क है, आप होमवर्क के रूप में ये कर सकते हैं। अल्टर के साथ आपको कुछ मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखना है यहाँ पे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे होम टैब की शॉर्टकट। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्सेल 2013 के अंतर्गत नई शीट जोड़ने के लिए आल्ट दबाए तो होम टैब एक्टिवेट हो गया। ठीक है, रिबन के अंतर्गत आप देखोगे ये मतलब रिबन एक्टिवेट हो गया, एच दबाए तो होम टैब हो गया, आई दबाए तो इंसर्ट ऑप्शन आ गया और एस दबाए तो न्यू सीट आ गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आल्ट प्लस एच प्लस आई प्लस एस, तो ये आपका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा एप्लेट का सही वर्णन है। एप्लेट एक प्रकार का क्या होता है, एप्लेट मतलब हो जाता है जावा के अंतर्गत बनाए गए प्रोग्राम। तो जावा के अंतर्गत जो एप्लेट प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो कहाँ चलते हैं, वो चलते हैं ब्राउज़र में। कहाँ चलते हैं, ब्राउज़र में, यानी कि इंटरनेट में चलने योग्य जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जावा के माध्यम से बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं एप्लेट। तो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं है, एक वेब ब्राउज़र में चलने वाला छोटा सा प्रोग्राम, ये राइट आंसर है। जबकि डाटाबेस टूल नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जावा के अंतर्गत बनाए गए छोटे से प्रोग्राम जो कि इंटरनेट पर चलाए जाते हैं वो कहलाते हैं एप्लेट। चलिए आगे चलें। एक ही समय में एक पंक्ति या एक रो के कई बाइट को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एक ही समय में जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारी जो बाइट है उसको एक साथ अगर लाना है तो आपको जो है मल्टीप्लेक्सर का उपयोग करना होता है, और डीमल्टीप्लेक्सर इसका अपोजिट होता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर। चलिए राइट आंसर आपका मल्टीप्लेक्सर है। उसके बाद नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। अपवाद बोले तो एक्सेप्शन जो होते हैं, एक्सेप्शन जावा स्क्रिप्ट के अपवाद जावा कोड में किसके उदाहरण के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में तो एक्सेप्शन के नाम से होते हैं, पर एक्सेप्शन जावा कोड में कैसे होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सेप्शन आंसर नहीं लगाना है। ये होते हैं थ्रोएबल। क्या होते हैं, थ्रोएबल। मतलब जो एक्सेप्शन है वो थ्रोएबल की सब क्लास होती है। तो थ्रोएबल यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि जावा में एक्सेप्शन के रूप में उपयोग किए जाते हैं जावा स्क्रिप्ट के। तो बी राइट आंसर है। और अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है जावा को एक साथ उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एप्लेट और लाइव जो कनेक्ट है उसके माध्यम से किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट में उत्पन्न जो भी एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उसको जावा कोड में थ्रोएबल के साथ में इंस्टेंट के रूप में उपयोग कराया जाता है। इसका कारण क्या है कि जावा में सभी एक्सेप्शन और एरर रूट क्लास थ्रोएबल होती है, इसलिए जावा स्क्रिप्ट एक्सेप्शन को जावा में हैंडल करने के लिए थ्रोएबल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के संदर्भ में डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है। डीएसएल एक प्रकार का इंटरनेट की कनेक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से तात्पर्य कि इंटरनेट के अलग अलग प्रकार के कनेक्शन होते हैं, जिसमें आपका डीएसएल भी आ जाता है, डायल अप भी आ जाता है, लीज लाइन आ जाता है, सैटेलाइट आ जाता है, वायरलेस या जो भी कनेक्शन है वो आ जाते हैं। तो डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो कि मॉडेम के थ्रू यहाँ पर चलाया जाता है, टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। तो यहाँ पे डीएसएल जो है टेलीफोन लाइन के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है, और डीएसएल के अंतर्गत वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन को अलग अलग चैनल्स में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब है कि आप एक ही समय में फ़ोन कॉल और इंटरनेट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यूज़ एग्जिस्टिंग कॉपर जो आपका टेलीफोन लाइन है वो इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है, यानी कि पहले से जो कॉपर लाइन है टेलीफोन लाइन उसका उपयोग करके डायलअप कनेक्शन चलाया जा सकता है। ऑलवेज ऑन कनेक्शन है, डायलअप की तरह बार बार नहीं करना पड़ता इसको ऑन, और डायलैप से आपको जो है ये फास्ट देखने को मिल जाता है। इसके टाइप है ADCL यानी कि असिमेट्रिक DSL, HDCL बोले तो सिमेट्रिक DCL, उसके अलावा VDCL मतलब वेरी हाई स्पीड बिट रेट वाला DSL। तो ये 3 प्रकार आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है एक्सेल 2013 में फॉर्मेट एस टेबल शैली
जो होती है, मतलब जो डिज़ाइन होती है या जो भी फॉर्मेट एज टेबल वाली जो भी डिज़ाइन या जो फॉर्मेटिंग होती है, उसके वर्कशीट को अप्लाई करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे कोई सीट को, जैसे मान लीजिए हमने सीरियल नंबर बनाए, ठीक है, ये सीरियल नंबर बनाया और नेम बनाया और हमने लिख दिए एड्रेस, और उसके बाद हम लिख देते हैं 1101, यहाँ लिख दिया हमने 1102, नाम लिख दिए हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम लिख दिए, यहाँ लिख दिया अपन ने, ये देखिए नाम, और यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया छिंदवाड़ा, और यहाँ भी हमने लिख दिया छिंदवाड़ा। अब इन सबको मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल टी, तो देखिए क्रिएट टेबल आ गया, और हेडर है हमारे में, बिल्कुल है, ओके कर दो। तो देखिए ध्यान से हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो हो गया है। कैसे? ये जो फॉर्मेट एज टेबल है वो कैसे हुआ? कंट्रोल टी के माध्यम से हुआ। तो आप यहाँ जाकर देख भी सकते हैं, जैसे इसकी शॉर्टकट तो दिख नहीं रही है, परंतु कंट्रोल टी दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है। तो कंट्रोल टी इसका राइट आंसर, बोले तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो डेटा को क्विकली फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल टी प्रयोग किया जाता है। टेबल स्टाइल आप देख सकते, बदल सकते बाद में। उसके अलावा ये जो पहला है वो शॉर्टकट नहीं है कोई भी प्रकार का, दूसरा भी नहीं है, तीसरा आप देखोगे तो आल्ट टी मतलब टूल मेनू से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद कंट्रोल टी सही मायने में यहाँ पे शॉर्टकट है। चलिए आगे देखें, इन ऑपरेटर का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, और यह जांचने हेतु कि आइटम उसमें है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है लिस्ट के लिए भी इन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, डिक्शनरी के लिए भी किया जाता है और सेट के लिए भी। इसका मतलब ऑल, सभी, ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर है डी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे, जैसे लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये पाइथन के अंतर्गत बात हो रही है। पाइथन में इन ऑपरेटर का उपयोग जो है आपको लिस्ट को जांचने के लिए भी किया जाता है, माई लिस्ट। उसके अलावा आप देखोगे डिक्शनरी को जांचने के लिए भी किया जाता है, साथ ही आपको सेट को जांचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए तीनों में आपको इन देखने को मिल जाएगा, इन ऑपरेटर, यहाँ पे भी इन मिल जाएगा। एमएस वर्ड में कौन सा बार वर्तमान डॉक्यूमेंट, बार बोले तो वो वाला बार मत समझना जो आप समझ रहे हैं, बार मतलब टाइटल बार या टास्क बार या जो भी है। तो वर्तमान में जो भी डॉक्यूमेंट की जानकारी है वो कौन प्रदर्शित करता है, कौन सा बार प्रदर्शित करता है, तो ये है स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी देख सकते हैं। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हम एमएस वर्ड में चलते हैं और एमएस वर्ड में चल के हम देख सकते हैं पेज 1 है या जो भी है, वर्ड्स है, लैंग्वेज है, तो स्टेटस बार दिखाता है। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे मैं डिटेल क्लास तो लेकर ही आऊँगा, परंतु आपके लिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे आप यहाँ जाओगे टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में जाकर आप देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे मैं जो अलग से है HTML की डिटेल क्लास ला रहा हूँ, जैसे वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो कि PGDCA DCA वालों के लिए भी है और आपके लिए भी है। मतलब इसमें फुल डिटेल में है, अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। अलग से आपके लिए तो लेकर ही आऊँगा, परंतु अगर समय ना मिला तो आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो देखना भी ज़रूरी है। दूसरा, आप PC पैकेज का वीडियो भी देख सकते हैं। PC पैकेज में मैं बेसिक चीज़ें जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, आज की क्लास में आप देखोगे तो वर्ड प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगा, 9 बजे क्लास आएगी रात में, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चलिए आगे देखें स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में आप देखोगे पेज नंबर दिखाई देता है, वर्ड काउंट दिखाई देता है, लैंग्वेज है, जूम लेवल है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, करंट डॉक्यूमेंट की स्थिति। उसके अलावा टाइटल बार जो एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है, मीनू बार में मीनूज़ दिखाई देते हैं या टैब दिखाई देता है, टूल में आपको क्विक एक्सेस टूल बार हो जाता है, स्टेटस बार आपने देख ही ली है। आगे चलते हैं SDRAM। देखिए DRAM तो आप समझ गए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, परंतु यहाँ पे डी तो ठीक है, एस का मतलब पूछा जा रहा है, तो एस का पूरा नाम क्या है? एस का पूरा नाम है सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस यहाँ पे DRAM देखने को मिल जाती है, बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें DRAM का एक प्रकार है, स्टैटिक क्लॉक बोले तो CPU क्लॉक के साथ में सिंक्रोनाइज होकर काम कर लेती है। इसका फ़ायदा क्या है कि मेमोरी ऑपरेशन जैसे रीड राइट करना है तो CPU क्लॉक के साथ तालमेल में होते हुए स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती है यहाँ पे। चलिए आगे चलें इसमें, तो आपको देखने मिल जाएगा डेटाबेस के समग्र डिज़ाइन को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस के समग्र डिज़ाइन के लिए आपको उपयोग करना होता है स्कीमा का, ठीक है। स्ट्रक्चर बोल सकते हैं डेटाबेस का, पर डेटाबेस की भाषा में उसको स्कीमा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल लॉजिक डिज़ाइन है वो स्कीमा में होता है, जैसे टेबल है, एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप है, कांस्टेंट है, व्यूज़ है, इन सबको परिभाषित किया जाता है और बताता है यह है कि स्ट्रक्चर्ड और अलग अलग जो एंटिटी है कैसे जुड़ी हुई है, डेटा डेफिनेशन DDL है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, सारी चीज़ें आपको स्कीमा में देखने को मिल जाएगी।
इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उपयोगकर्ता, बोले तो ह्यूमन जो यूज़र है और कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब यहाँ पे एक आपका ह्यूमन है और दूसरा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, इन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे देगा हार्डवेयर को, तो इसके लिए लगता है एक सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है, परंतु सॉफ्टवेयर लगता है पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे उपलब्ध है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मॉडेम यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, ये तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। चलिए आगे चलें। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जान भी सकते हैं, इसके बहुत सारे टास्क होते हैं, मतलब यहाँ पे इंटरफेस के रूप में काम करेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेस मैनेज करेगा, फाइल मैनेज करेगा, इसके साथ ही सिक्योरिटी मैनेज करेगा, जैसे विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। आगे चलें। निम्नलिखित में से सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन देता है, तो देखिए 3G 4G तो यहाँ भाई लेटेस्ट है, मतलब 5G भी लेटेस्ट है। डायल अप आपका सब्सक्राइबर लाइन सैटेलाइट, तो कायदे से यहाँ पे डायल अप ही है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से चलता है और बार बार इसको कनेक्ट करना पड़ता है। और इससे अपग्रेडेड देखें तो DSL है। और सैटेलाइट में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ये जहाँ दूरस्थ स्थान जहाँ पर केबल बिछाना पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे आपकी सैटेलाइट काम करती है। और 3G 4G वायरलेस चीज़ें हैं, सेलुलर में ज़्यादातर उपयोग की जाती है आज की डेट में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, डायल अप। डायल अप जो है सबसे कम, मतलब 56 KB पर सेकेंड, बहुत धीमी स्पीड से यहाँ पे जो है मतलब इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। 3G 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड तेज़ है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी टेलीफोन के माध्यम से ज़्यादा MBPS यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सैटेलाइट भी रिमोट एरियाज़ में मिल जाती है, स्पीड DSL से कंपिटेबल मतलब कंपेरेबल होती है, लेकिन लेटेंसी अधिक होती है। लेटेंसी अधिक मतलब धीरे चलता है, मतलब देर से चीज़ें पहुंचती है। और सबसे कम जो है डायल अप में देखने को मिल जाती है। चलिए आगे चलें। तो रिलेशनल अलजेब्रा, इसमें जो है निम्न में से कौन सा बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। बाइनरी का मतलब टू, बोले तो दो के बीच में काम करने वाला, और यूनरी का मतलब एक के बीच में, जैसे प्लस प्लस है मतलब A प्लस प्लस, यूनरी ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेमी जॉइन और असाइनमेंट और जॉइन, ये सब जो है आपके बाइनरी ऑपरेटर है। पर जो प्रोजेक्ट है आपका वो बाइनरी नहीं है, वो कैसा है, यूनरी ऑपरेटर, मतलब सिंगल कांस्टेंट सिंगल ऑपरेंड के साथ में काम करेगा। देख भी लेते हैं, इसमें बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत देखें तो प्रोजेक्ट है, जिसका सिंबल आप देख सकते हैं, केवल कुछ एट्रीब्यूट चुनता है। सेलेक्ट केवल कुछ टपल चुनता है। रीनेम ये रिलेशन या एट्रीब्यूट का नाम है। और बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो यूनियन है, सेट डिफरेंस है, जो है कार्टेशियन, प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जॉइन है, इंटरसेक्शन है, सेमी जॉइन है, ये सब बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट को लाइट वेट प्रोग्रामिंग भाषा क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह केवल सर्वर साइट पर काम करती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये क्लाइंट साइट पर काम करती है। कौन, जावास्क्रिप्ट। क्योंकि यह कम मेमोरी और संसाधन लेती है, ये हो सकता है, इसको अभी रखते हैं। क्योंकि यह केवल HTML के साथ काम करती, नहीं, ये तो दूसरी लैंग्वेज के साथ भी कार्य कर सकती ना। क्योंकि यह केवल डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है, डेटा स्टोरेज के लिए डेटाबेस काम करता है। तो पहला आपका गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, बचा क्या, बी। तो बी राइट आंसर, क्योंकि ये बहुत कम मेमोरी लेती है और कम रिसोर्सेज का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए जो है काफ़ी लाइट वेट प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और जावा के ही कॉन्सेप्ट को निकालकर जावा स्क्रिप्ट बनाए, मतलब एक प्रकार से उसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, इसलिए इसका नाम जावा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ देख भी सकते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, और जो है केवल एक प्रकार से सर्वर साइड, बोले तो क्लाइंट साइड चलती है, ये कम मेमोरी संसाधन उपयोग कर लेती है। और HTML के साथ नहीं, ये CSS है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, APIs है, सर्वर साइड फ्रेमवर्क है, इनके साथ भी काम करती है। नेक्स्ट है HTML में जो IMG टैग होता है, उससे उसके साथ जो है किस एट्रीब्यूट का उपयोग करके इमेज का पाथ निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मैंने HTML में आपको बताया था, अगर मान लो हम सबलाइम में चलते हैं, एक प्रकार से इमेज लाना चाहते हैं, तो हम एक प्रकार से क्या करते हैं, कोई एक प्रैक्टिस वाले में चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ चल के हम जो है एक इमेज लाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम सीधे IMG लिखें, और IMG लिखने के बाद हम जो है यहाँ से कंप्यूटर डॉट PNG कर देते हैं। तो देखिए इमेज लाने के लिए हमने क्या करें, SRC का उपयोग करें। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, SRC हो जाएगा। आल्ट तो आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो जाता है, इमेज प्रदर्शित नहीं होती तब। HREF आपका एंकर टैग में उपयोग किया जाता है, जो लिंक प्रोवाइड करता है। पाथ तो हमने बोले ही दिए हैं कि पाथ कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए IMG के अंतर्गत जो SRC है, सोर्स दर्शाता, अल्टरनेट भी आप देख सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज ना दिखने पर। विड्थ और हाइट आपका इमेज का साइज़ दिखाता है, तो इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये देखिए फोटो। अल्टरनेट भी देख सकते हैं, विड्थ हाइट भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखें।
तो आपको देखने को मिलेगा दिए गए HTML कोड के अगले पैराग्राफ में इमेज जोड़ने के लिए कौन सा कोड सेगमेंट उपयोग किया जाता है कोड के अगले पैराग्राफ में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इमेज img src, ये आप देख सकते हैं src के साथ में मतलब जो इमेज है उसका लिंक लिया गया है, नाम सोर्स, तो ये सही है। इमेज के साथ लिंक उपयोग नहीं होता, इमेज के साथ href भी नहीं होता और पिक्चर के साथ src भी नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, img src, जिसके साथ में इमेज यहाँ पे ली जाती है। ए राइट आंसर है, इसमें आप देख भी सकते हैं। इसके बाद है MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट है, भाई कंट्रोल W, जो अपन ने देख चुके हैं पहले भी। कंट्रोल F से नेविगेशन या फाइंड ओपन होता है, कंट्रोल D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो जाता है, कंट्रोल O से आपका ओपन डायलॉग बॉक्स या फाइल ओपन हो जाती है। चलिए राइट आंसर आपका D हो जाएगा, कंट्रोल W, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक डेटाबेस संरचना नहीं है। लॉजिकल डेटाबेस संरचना के अंतर्गत रिलेशनल है, मतलब RDBMS है, ट्री भी है, ट्री स्ट्रक्चर, नेटवर्क भी है, परंतु चेन यहाँ पे नहीं है। तो चेन डेटाबेस की संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसी में देखने को मिल जाएगा रिलेशनल, जिसमें टेबल, रो और कॉलम का उपयोग करके बनाई जाती है। ट्री बोले तो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नेटवर्क बोले तो रिकॉर्ड और लिंक के माध्यम से काम होता है, परंतु जो चेन है वो कोई स्टैंडर्ड लॉजिकल डेटाबेस नहीं है। निम्न में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए DSL का भी उपयोग किया जाता है और एक किया जाता है डायल अप का भी। किसका किया जाता है, डायल अप का। तो यहाँ पे तो DSL नहीं है तो डायल अप है, राइट आंसर आपका डायल अप हो जाएगा। सैटेलाइट में आपका केबल नहीं होती, सीधे रिसीवर मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर के माध्यम से काम होता है। फाइबर ऑप्टिक में जो फाइबर ऑप्टिक केबल उसका उपयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड एक प्रकार है इंटरनेट कनेक्टिविटी का। चलिए नेक्स्ट देखें तो डायल अप कनेक्शन सबसे पुराना धीमा इंटरनेट है, टेलीफोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके किया जाता है। सर्किट स्विच्ड भी बोला जाता है इसको, 56 kb/s की स्पीड ये देता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेल 2013 में कौन सी क्रिया दूसरों को वर्कबुक में संरचनात्मक परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देती है, मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करने की परमिशन नहीं देती है। तो कौन देगा, सील्ड बुक भी नहीं है, प्रोटेक्ट डेटा भी नहीं, सील्ड एडिट डेटा, प्रोटेक्ट वर्कबुक है। कैसे करेंगे आप देखोगे एक्सेल में चल के, तो एक्सेल में आपको मिलेगा रिव्यू टैब में, और रिव्यू में मिलेगा प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक। जब भी आप प्रोटेक्ट शीट में आप क्लिक करोगे तो पासवर्ड आएगा, पासवर्ड डाल दो, फिर री एंटर करने को आएगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 डाले, फिर से आपको 1 2 3 डालना होगा, आपकी सीट हो गई प्रोटेक्ट। अब आप इसमें कुछ काम करके देखिए काम नहीं हो पाएगा। कब तक काम नहीं होगा, जब तक कि आप सीट को अनप्रोटेक्ट नहीं कर देते। चलिए कर लेते हैं, अनप्रोटेक्ट में जाएं, पासवर्ड डालो 1 2 3 ओके करें। अब आपको एंटर करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही पूरी की पूरी वर्कबुक को करना है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 सीट दी है, अभी तो हमने एक को करे थे, तो पूरी की पूरी वर्कबुक को करना था, प्रोटेक्ट वर्कबुक कर सकते हैं पासवर्ड डालकर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हो रही है, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ जो मूव है, डिलीट है, ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे बैन कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा को आंशिक रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, तो क्योंकि इसमें पॉइंटर उपयोग नहीं होते, गलत है। क्योंकि इसमें केवल क्लास आधारित नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि इसमें प्रिमिटिव टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही है, सी आपका राइट आंसर है। इसमें आप देखोगे तो जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इस सारे कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है। लेकिन पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंट है, केयर है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होते हैं। ये सीधे मेमोरी में स्टोर होते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह मेथड या प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। बाद में जावा ने रैपर क्लास जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल है, इनको इंट्रोड्यूस किया ताकि प्रिमिटिव डेटा टाइप या प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, MS एक्सेल 2013 में टेक्स्ट फंक्शन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेक्स्ट फंक्शन के रूप में टाइम तो नहीं होगा, रेट भी नहीं होगा, सीलिंग भी नहीं होगा, बचा क्या, ट्रिम। जो अनावश्यक स्पेस होते हैं, मान लीजिए सेल में हमने लिखे हैं SSW और यहाँ अनावश्यक स्पेस दे दिए, तो इन अनावश्यक स्पेस को हटाने का काम करता है ट्रिम। ठीक है, तो ट्रिम यहाँ पर राइट आंसर है। जो टेक्स्ट फंक्शन की श्रेणी में आ जाता है, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने का काम कर लेता है और सिंगल स्पेस को छोड़ देता है। लेफ्ट फंक्शन भी आपका टेक्स्ट फंक्शन है, राइट फंक्शन, लेन फंक्शन, कॉन्केटिनेट फंक्शन, या लेटेस्ट में देखें तो कॉन्केट फंक्शन, ये सब आपके कैसे है, अभी लेटेस्ट फंक्शन है, मतलब कॉन्केट जो है आपके टेक्स्ट फंक्शन की श्रेणी में आ जाते हैं।
नेक्स्ट आप देखोगे इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन का प्रमुख घटक नहीं है। तो डेटा ट्रांसमिशन की बात की जा रही है, तो डेटा ट्रांसमिशन में प्रोटोकॉल बोले तो यूडीपी आ जाता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पर डीएनएस आपका प्रोटोकॉल में नहीं, एक प्रकार का एक व्यवस्था है, बोले तो एक आप बोल सकते हैं जैसे हमने लिखे www.google.com, तो google.com को आईपी में बदलने का काम कर लेगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदलने का काम कर लेती है कौन, डीएनएस। तो डीएनएस यहाँ पर राइट आंसर है क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं है, डी राइट आंसर है। इसमें आप देख सकते हैं टीसीपी बोले तो रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होना चाहिए, यूज़र डेटाग्राम बोले तो फास्ट कनेक्शन यहाँ प्रोवाइड करता, आईपी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए क्या करता है, एक यूनिक पहचान डेटा पैकेट्स को एड्रेस और रूट करता है, तीनों मिलकर आईपी स्वीट बनाते हैं। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है, ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट करने का काम कर लेता है। चलिए आगे देखें। एक्सेल 2013 में किसी क्राइटेरिया के आधार पर डेटा को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्राइटेरिया या जैसा भी, तो निश्चित क्रम बोले तो अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। और अगर छांटने की बात होती तो वो कहलाती फिल्टरिंग, ठीक है। बाकी सेविंग तो सेव करना हो जाता है, सीक्वेंसिंग यहाँ पे नहीं होगी, गलत, मतलब राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, क्राइटेरिया बोले तो अल्फ़ाबेट है, नंबर है, डेट है, इसके आधार पर डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में जमा सकते हो, ए टू जेड और जेड टू ए, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी से आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ। तो देखिए पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया, तीसरी पीढ़ी में आईसी आया, उसके बाद आ गया वीएलएसआई, एसआई बोले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद आ गया यूएलएसआई बोले तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको कितनी चीज़ें मिल गई, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी। तो पूछा गया है आईसी का उपयोग कहाँ किया गया, भाई थर्ड जनरेशन में किया गया, बाकी चीज़ें भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसमें देख लीजिए, जो वैक्यूम ट्यूब थे वो बहुत बड़े कंप्यूटर धीमे चलते थे, फिर दूसरे में ट्रांजिस्टर आए, थोड़े छोटे हो गए, कम बिजली। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन आए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन की बनी थी, कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए, विश्वसनीय हो गए, IBM 360 सीरीज़। फोर्थ में आपको माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम VLSI बोल देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर देखने को मिले, और फिफ्थ में आपके अल्ट्रा लार्ज मिल गए। चलिए आगे देखें, निम्न में से कौन सा जावा में इंटीजर वेरिएबल को घोषित करने का वैलिड तरीका नहीं है। तो देखिए इंट तो होता है, मतलब डेटा टाइप हम लेंगे इंट, साथ में एक्स लिए, इक्वल लगा के 10 दे दिए, मतलब डिफाइन करते बराबर हमने वैल्यू दे दिए। दूसरा हमने इंटीजर, तो इंटीजर नाम का कोई नहीं है, इंट करके एक्स ऐसे भी ले सकते हैं, इंट करके एक्स कॉमा बॉय बोले तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वेरिएबल देखने को मिल जाते हैं। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, इसका मतलब इंटीजर वाला जो है ये एक प्रकार का कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर भी आपका यही होगा, बी, मतलब यहाँ पे वैलिड तरीका नहीं है जावा के अंतर्गत वेरिएबल डिफाइन करने का इंटीजर टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा प्रकार या डेटा टाइप होते हैं। तो इसमें टोटल मिलाकर आपके 8 प्रकार होते हैं, सी राइट आंसर है। तो इसमें देखोगे भी तो प्रिमिटिव प्रकार में देखेंगे तो बाइट होता है 8 बिट, शॉर्ट होता है 16 बिट, इंट होता है 32 बिट, लॉन्ग होता है 64 बिट, साथ ही फ्लोटिंग पॉइंट में 32 बिट में मिल जाता है, डबल में आपका 64 बिट। उसके बाद आप देखोगे केयर मिल जाता है 16 बिट यूनिकोड, और उसके बाद मिल जाता है बुलियन, ट्रू और फॉल्स सिंगल वैल्यू पर काम कर लेते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट देखें, आईपी एड्रेस को नाम से पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम अभी बात कर रहे थे किसकी, www.google.com, मतलब गूगल जो .com है उसको अगर हम आईपी के रूप में बदलते हैं तो कौन करता है ये काम, ये करता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, डीएनएस, ठीक है। बाकी ये सारे प्रोटोकॉल हम पहले भी देख चुके हैं, आपने सीरीज़ अच्छे से देखे होंगे, सारी जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है वो देखे होंगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर सर्वर की पहचान आईपी एड्रेस से होती है, लेकिन आईपी एड्रेस याद रखना कठिन होता है, तो उसी को जो है डोमेन नेम क्या कर देता है, उसमें नाम बदल देता है, जिससे कि www.google.com। आगे देखें, निम्न में से किस इंटरनेट एक्सेस विधि में अपेक्षाकृत बड़ा सेटअप शुल्क, यानी बड़ा जो है प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेटअप और बहुत ज़्यादा महंगे डिवाइसेस होते हैं। तो केवल मॉडेम में नहीं होता है, डायल अप में नहीं होता है, डीएसएल में नहीं होता, सैटेलाइट में आप देखोगे उपग्रह वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ महंगा हो जाता है, कौन सा, सैटेलाइट वाला, डी राइट आंसर है। तो यहाँ डिश एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगे होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रिमोट या रूरल एरियाज़ में इसको उपयोग किया जाता है, जहाँ केबल, डीएसएल या फाइबर उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक।
ठीक है। और लेटेंसी थोड़ा डिले होती है, मतलब धीरे चलता है, पर भाई ठीक है, जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं वहाँ पे पॉसिबिलिटी तो तैयार कर रहा है। आगे देखें, निम्न फाइल्स एक्सटेंशन में कौन सी केवल जो है ग्राफिक बोले तो इमेज फाइल को दर्शाती है? तो .doc डॉक्यूमेंट फाइल है, .xls स्प्रेडशीट फाइल है, .ppt पावर पॉइंट की फाइल है, बची क्या? JPG जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक, ये हो जाती है आपकी क्या? इमेज फाइल। इसके साथ ही आप देखोगे तो .png भी हो जाती है, .gif भी हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखोगे इसी में तो JPG तो हमने देख लिया, JPG या JPG ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, जो कि रास्टर ग्राफिक्स के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद है यूज़र इंटरफेस, किसका वह भाग होता है जो यूज़र को जानकारी प्रविष्ट करने और उसे प्राप्त करने की सुविधा देता है? तो हम सीधे सीधे बोलें तो यूज़र है। और यूज़र अगर कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट कर रहा है तो उसको इंटरफेस मिल जाता है। इंटरफेस कैसा है? GUI मिल जाता है या फिर CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो ये दोनों काम कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हमको ये सुविधा मिल जाती है। बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरफेस यहाँ पे देता है, इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। ठीक है, GUI या कमांड बेस्ड हो जाता है, तो ये हमने देख लिए। एक्सेल 2013 में फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में मिल जाता है आपको Ctrl+Shift+L। आप प्रेस भी करके देख सकते हैं। जैसे हम चलते हैं एक्सेल में और यहाँ पे हम जो है इसको Ctrl+Shift+L प्रेस करते हैं तो देखिए फ़िल्टर हट जा रहा है और आ भी जा रहा है, देखिए इस प्रकार से। तो आपका सी राइट आंसर है, जिसमें आप देख भी सकते हैं। जब वेब पेज पर माउस पॉइंटर फिंगर में बदल जाता है तो उस टेक्स्ट या इमेज को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज पर माउस पॉइंटर अगर बदलता है तो वो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक। तो डी राइट आंसर है। हाइपर लिंक यहाँ पे इसका राइट आंसर है, मतलब ये क्लिक करके कहीं डेस्टिनेशन पर पहुँचाएगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है HTML का आविष्कार 1990 में किसने किया? तो भाई टिम बर्नर ली ने किया है, हमने पहले भी देख चुके हैं। बी राइट आंसर है, टिम बर्नर ली। इसके साथ ही अन्य जो चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, टिम बर्नर ली सही है। डेनिस रिची सी के आविष्कार, जेम्स गोसलिन जावा के आविष्कारक। पावर पॉइंट में प्रत्येक थीम में स्लाइड कंटेंट के लिए किसका सेट शामिल होता है? स्लाइड कंटेंट के लिए कौन शामिल होती है? इस स्लाइड के लेआउट्स होते हैं। स्लाइड के लेआउट कैसे? जैसे हम पावर पॉइंट ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे हमने पावर पॉइंट ओपन करे और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद जो है यहाँ चले तो देखिए आपको जो है डिज़ाइन के अंतर्गत यहाँ पे क्या मिल जाते हैं? स्लाइड के बहुत सारे लेआउट्स मिल जाते हैं। ठीक है, थीम के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाती सारी चीज़ें। आगे चलें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्लाइड के लेआउट्स। और इसमें आपको जो है स्लाइड के लेआउट में टाइटल है, आप देख सकते हैं, टेक्स्ट है। आप यहाँ देखोगे तो आपको जो है ये देखिए स्लाइड के लेआउट में अलग अलग प्रकार के लेआउट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की जो स्लाइड है वो आप देख सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर से उनको चेंज भी कर सकते हैं। स्लाइड टेम्पलेट में पहले से बनी बनाई जो प्रेजेंटेशन फाइल होती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्लाइड बॉडीज़ ये कोई ऐसा कोई आइटम नहीं होता है। एक नया MS वर्ड जो है 365 365 जो MS ऑफिस होता है ऑनलाइन कोलैबोरेशन के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट का, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? वही सिंपल है, कंट्रोल के साथ एन। कोई भी ले लो, Ctrl+N मतलब Ctrl+N हो जाएगा। तो ये Ctrl+N Ctrl+O भी आपको पता है ओपन के लिए, डी मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, F मतलब फाइंड के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस का बाहरी बोले तो एक्सटर्नल कमांड नहीं है? तो एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत लेबल आ जाता है, आपको फॉर्मेट आ जाता है, CHKDS के आ जाता है, CLS नहीं आता। तो हम सीधे ओपन करते हैं CMD और CMD के अंतर्गत हम सीधे टाइप करते हैं हेल्प। और हेल्प कमांड टाइप करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारी कमांड यहाँ देखने को मिल जाएगी। देखिए कितनी सारी कमांड मिल गई, ये देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल होती है। तो हम जब डॉस पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कमांड आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने डॉस का कंप्लीट वीडियो और लाइनेक्स का कंप्लीट वीडियो बताया हूँ, तो उसको जाकर आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी डॉस और लाइनेक्स की। तो यहाँ जो आपका इंटरनल कमांड के रूप में CLS है, मतलब क्लियर स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो ये बाकी एक्सटर्नल है और ये आपकी इंटरनल कमांड है। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड पर कंटेंट के लिए पूर्व स्वरूपित कंटेनर को क्या कहा जाता है? मतलब कंटेंट को अगर पहले से रखना तो उसके लिए पहले से जो कंटेनर है उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्लेस होल्डर। क्या बोलेंगे? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। मान लीजिए आप यहाँ चलते हैं और न्यू स्लाइड लेते हैं तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट का भी हो सकता है, प्लेस होल्डर पिक्चर का हो सकता है, स्मार्ट आर्ट का हो सकता है, चार्ट का, टेबल का, वीडियो का। इसके अलावा जो कैमियो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लेस होल्डर।
उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स के अंतर्गत आप देखोगे लाइनेक्स भी आता है। क्या आता है? लाइनेक्स। पर लाइनेक्स यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो iOS था आपका जो है ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज़ भी ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज़ 10 भी नहीं है। तो बचा क्या? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में चलता है। नेक्स्ट देखोगे तो इसमें ओपन सोर्स के अंतर्गत मतलब पब्लिकली अवेलेबल है सोर्स कोड, डेवलपर उसको क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये गूगल ने लाइनेक्स कर्नल पर आधारित इसको विकसित किया है। एंड्रॉयड का बेस कोड जो है AOSP मतलब एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे उपलब्ध कराया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो पाइथन में डेटा टाइप के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो पाइथन इज़ अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, बिल्कुल यहाँ पे सही है। लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ये भी सही है। टपल इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ये नहीं है क्योंकि टपल जो है इम्यूटेबल है, तो ये तो गलत हो गया। फिर डिक्शनरी इज़ अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ये भी सही है। मतलब गलत पूछा गया था तो गलत क्या है? सी है। टपल इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप, क्योंकि म्यूटेबल नहीं है, ये कैसा है? इम्यूटेबल है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा टपल इज़ अ इम्यूटेबल डेटा टाइप है। क्वालिटी कीबोर्ड जो होती है उसमें कंट्रोल है, शिफ्ट है, आल्टर जो की होती है जो हमारे कीबोर्ड में हम ज़्यादातर उपयोग कर लेते हैं, उनको क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं मॉडिफायर की। क्या बोल देते हैं? मॉडिफायर। क्यों? क्योंकि कंट्रोल की के साथ में किसी की को प्रेस करोगे तो वो अपना काम को बदल देती है। यानी कि कंट्रोल पहले ए प्रेस करेंगे तो ए टाइप होगा, कंट्रोल ए करेंगे तो सेलेक्ट ऑल होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से अगर काम बदल देती है, शिफ्ट के साथ भी काम बदल देती है, आल्ट के साथ भी, तो इसलिए इसे बोल देते हैं मॉडिफायर कीज़। चलिए बी राइट आंसर है, जिसमें आपको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, शिफ्ट के साथ लेटर प्रेस करो तो बड़ा छोटा हो जाता है, अल्टर के साथ टैब दबाओ तो स्विच हो जाता है बिटवीन एप्लीकेशन। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे ही अगर फंक्शन की बात करें तो स्पेसिफिक टास्क के लिए यहाँ पे उपयोग की जाती है F1 से लेकर F12, पर F1 हेल्प के लिए हो जाती है हर जगह। नेविगेशन कीज़ की बात करें तो कर्सर मूवमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कमांड कीज़ हो जाती है। कमांड कीज़ का मतलब हो जाता है, आप देखोगे तो आपको कमांड की मैक में देखने को मिल जाती है। एक्सेल 2013 में दशमलव यानी कि जो दशमलव है उसके बाद के जो अंक है उसको कम करके दिखाने के लिए क्या करते हैं? चलिए यहाँ पे हम सीधे एक्सेल में चल लेते हैं और एक्सेल में चलने के बाद हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखे हैं एवरेज निकालते हैं। चलिए यहाँ पे 25, 25, 26, 27, इस प्रकार से हम ले लेते हैं 28 और इनको अगर इक्वल लगा के हम एवरेज लिखते हैं। ठीक है, तो एवरेज लिखते हैं, यहाँ पे हम चलें इक्वल लगाए और यहाँ पे लिखे एवरेज। एवरेज लिखने के बाद हम चलते हैं, ये पूरे सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो देखिए जो दशमलव है, दशमलव के बाद जो आपके अंक है, देखिए डॉट के बाद आपको कितने सारे अंक मिल रहा है, जबकि इतने अंक नहीं रहना चाहिए। तो होम में चलेंगे और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा इंक्रीज जिसमें अंक बढ़ेंगे और एक मिलेगा डिक्रीज जिसमें अंक कम होंगे, यानी कि डिक्रीज डेसिमल। ये देखिए क्या आ रहा ऑप्शन? डिक्रीज डेसिमल। ये देखिए डिक्रीज डेसिमल, तो हमको कितने रखना होता? दो, तो डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पर राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इंक्रीज से नंबर बढ़ेंगे, डिक्रीज से नंबर कम होंगे। एक्सेल 2013 में सीट का नाम बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो फिर से वही बात आ रही है कि अल्टर के साथ हम क्या प्रेस करेंगे? होम। तो यहाँ पे अल्टर के साथ एच नहीं है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ क्लोज हो जाते हैं क्योंकि होम से ही रीनेम होगा। चलिए देख लेते करके। यहाँ अल्टर के साथ हम चलें कहाँ? अल्टर के साथ एच, उसके बाद ओ के बाद हम देखिए रीनेम का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? रीनेम का ऑप्शन आर में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ गया, सीट। ऐसे सीट नाम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टर के साथ एच, फिर ओ, फिर आर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाकर देखिए 2 4 10 शॉर्टकट, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे चलें तो आपको जो है क्लाइंट के ब्राउज़र के नाम, मतलब क्लाइंट, आप जो है क्लाइंट के ब्राउज़र नाम का पता कैसे लगा सकते हैं? तो नेविगेटर डॉट ऐप नेम से इसका पता लगाया जा सकता है, ए राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़र का नाम। और डॉट यूज़र एजेंट की बात करें तो ब्राउज़र और ओएस की डिटेल की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट है एरे, एक प्रकार का डेटा, मतलब एरे जो है डेटा प्रकार है, एक प्रकार का डेटा टाइप है। एरे का मतलब क्या हो जाता है? सेम प्रकार के जो आइटम है वो आप एक ही वेरिएबल में रख ले रहे हैं, मल्टीपल, तो उसे हम बोल देते हैं एरे। तो एक प्रकार का डेटा टाइप है जो कई मतलब समान जाती है, बोले तो एक समान, बोले तो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जैसे भी जितने भी एलिमेंट होते हैं एक समान वाले उनको स्टोर करता है, बिल्कुल सही है।
कारण क्यों? क्योंकि एरे के एलिमेंट जो है शून्य से शुरू करके अनुक्रमिक बोले तो जीरो से शुरू होते हैं इंडेक्स वैल्यू, और जहाँ तक ले जाना वहाँ तक चले जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखें तो दोनों सही हैं। तो दोनों सही है, दोनों सही। देखिए कथन गलत है, ये वाला नहीं होगा। दोनों सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कारण कथन की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। ए राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि पहला भी सही है और ये जो दूसरा है वो सही में भी इसकी व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें, सुपर की का न्यूनतम सेट। सुपर की डेटाबेस से रिलेटेड है और न्यूनतम सेट क्या कहलाता है भाई? सुपर की को छोड़कर बाकी जितनी भी की होती है वो सब कैंडिडेट की हो जाती है। कौन सी हो जाती है? कैंडिडेट की हो जाती है। ए आपका राइट आंसर होगा। तो सुपर की मतलब किसी रिलेशन या टेबल में एट्रीब्यूट का ऐसा सेट जो यूनिकली हर टपल को पहचान सके। इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। और कैंडिडेट की का मतलब सुपर की का मिनिमम सेट हो जाता है, न्यूनतम सेट। इसमें कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब डुप्लीकेट नहीं होते। कैंडिडेट की यूनिकली रो को पहचान सकती है। और प्राइमरी की मतलब कैंडिडेट की में से चुनी गई एक की को प्राइमरी की, यूनिक की बोला जाता है। नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू की अनुमति ये नहीं देती। सेकेंडरी की मतलब सर्चिंग या इंडेक्सिंग के लिए उपयोग की जाने वाली हो जाती है। फॉरेन की बात करें, जो प्राइमरी की एक टेबल में है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, HTML में जावास्क्रिप्ट का उपयोग करने की लागत क्या है? तो भाई फ्री में उपयोग कर सकते हैं। तो लागत तो क्या है? हाई भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, लो भी नहीं, यानी कि नन। फ्री में इसको उपयोग कर सकते हैं। आंसर आएगा डी। मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र पर सीधे चल जाती है। स्क्रिप्ट टैग लगाओ सीधे HTML में और इसको एम्बेड कर लो, ठीक है। कॉस्ट आ जाएगी 0। कॉलम में जो वैल्यू होती है उसकी संख्या को खोजने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो संख्या को खोजने के लिए हम सीधे चलते हैं। तो हमको जो है यहाँ पे ये एवरेज हटा देते हैं। जितने भी हमारे देखिए यहाँ पे इतनी संख्या है, इनको अगर अपने को ढूंढना है या गिनना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट। क्या लगाएंगे? काउंट। और सीधे हम जो है इतने सेल को, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे देखिए टोटल 6 आ रहा है। अब एवरेज उपयोग करे थे इसलिए ऐसा डॉट लगा कर आ रहा है, पर हम इसको जो है हटा सकते हैं। ऐसे हटा दो तो ऐसे 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगता है भाई? काउंट। सम तो टोटल कर देगा, ऐड नाम का कोई नहीं होता, टोटल भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे काउंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है जितने भी मतलब है उनको गिन लेता है। पर एसक्यूएल की बात करें तो वहाँ पे भी आपको काउंट देखने को मिल जाता है, A1 से लेकर A10 तक एक्सेल के अंतर्गत आप देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड का क्या अर्थ है? तो यह वर्तमान फंक्शन को संदर्भित करता है। तो ये यहाँ पे ये वाला तो नहीं होगा, बाकी बी राइट आंसर है। यह वर्तमान ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है, ठीक है। बी आपका राइट आंसर है। तो दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है जिसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसका अर्थ है कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मेथड, कंस्ट्रक्टर और एरो फंक्शन। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो MS वर्ड है 365, ऑफिस 365 के अंतर्गत चेंज केस होता है। वर्ड की बात भी कर लें तो भी ठीक है और 365 की बात कर लें तो भी ठीक है। चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है, उसमें आपको ऑप्शन जो है कौन कौन से मिलते हैं? तो देखिए 5 ऑप्शन मिलते हैं। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस भी होता है, अपर केस भी होता है, प्रत्येक वर्ड का कैपिटल होता है, ये भी सही है। टोगल केस सबसे छोटा पहला वाला, बाकी बड़े, ये भी होता है। बाकी इनिट कैप भी नहीं होता, सब स्क्रिप्ट भी नहीं होता। तो छठवां और सातवां नहीं होगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये देखिए यहाँ पे ये भी नहीं है, ऑल ऑफ द एबव नहीं है, ये भी नहीं है। तो ए राइट आंसर है। क्या होगा? ए। दिखा भी देता हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे हम MS वर्ड में चलते हैं तो MS वर्ड कहाँ है भाई? ये दिख रहा है। और MS वर्ड में चलोगे तो आपको होम टैब में चलना है और यहाँ आपको चलना है चेंज केस। चेंज केस में देखिए सेंटेंस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईज वर्ड और टोगल केस, 5 मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। चलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है? देखिए बैंक राशि को उपयोग करने की बात हो रही है, ना कि नहीं भी है तो भी उपयोग करने की बात हो रही है। तो देखिए बैंक राशि को उपयोग करने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग कर लेते हैं, और अगर नहीं है तो ये हो जाता है आपका उधारी वाला कार्ड, जिसे हम क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। क्रेडिट कार्ड को शॉपिंग कार्ड भी बोल सकते हैं। पैन कार्ड तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, मतलब जो फाइनेंशियल से रिलेटेड। मेंबरशिप कार्ड नाम का कुछ होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें, बी आपका राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में MS पावर पॉइंट 2013 में कस्टम फॉर्मेटिंग, स्टाइल, फ़ॉन्ट और लेआउट के साथ कलर जो प्लानिंग है वो की जा सकती है? तो ये सारी चीज़ें आपको थीम में उपलब्ध मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? थीम में मिल जाती है। जैसे हम अगर बात करें कहाँ पे, पावर पॉइंट में चलें
तो आपको जो है डिज़ाइन के अंतर्गत क्या मिल जाती है, थीम मिल जाती है। और थीम आप जाओगे तो थीम में आपको देखिए सारी चीज़ें मिल जाती है। देखिए इस प्रकार से आप कस्टम रूप से काम कर सकते हैं और इसमें आप जो है बाद में बदल भी सकते हैं। मान ली वेरिएंट बदलना है तो वेरिएंट भी बदल सकते हैं, बैकग्राउंड बदलना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये राइट आंसर आपका थीम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आप देखोगे तो ट्रिगर्स। ट्रिगर्स में विभिन्न प्रकार के इवेंट कौन से होते हैं? तो ट्रिगर्स मतलब कुछ काम करना, जैसे कि मान लीजिए इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो। तो राइट आंसर भी आपका बी हो जाएगा। डेटा को इंसर्ट करना, बदलाव करना और ज़रूरत नहीं है तो हटाना। चलिए यहाँ पे डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत ही ऑपरेशन आ जाते हैं आपके जितने भी होते हैं ट्रिगर्स, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। बाकी अन्य कमांड अगर देखें तो जैसे सेलेक्ट और कमिट ट्रिगर इवेंट नहीं है। ड्रॉप, कमिट ये भी डीडीएल ऑपरेशन है डिफाइन करने के लिए। डिफाइन और क्रिएट ये भी डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डीएमएल, डीसीएल और डीडीएल इस प्रकार से 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। आगे देखें जावा में निम्नलिखित में से कौन से अनयूज्ड कीवर्ड है? अनयूज्ड मतलब जो यूज़ नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो है ये गो टू और कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो होते हैं आपके, तो गो टू और कांस्टेंट यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि रिजर्व बट अनयूज्ड है। फाइनल और स्टैटिक की बात करें तो एक्टिव कीवर्ड में जाते हैं। पब्लिक और प्राइवेट में जो एक्सेस मॉडिफायर आ जाते हैं, इंट और फ्लोट प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाते हैं। आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा निम्न में से किस प्रकार का अटैक जो है हमलावरों को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को वेब पेज में इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहलाता है, XSS। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलें तो XSS एक प्रकार का क्लाइंट साइड अटैक है जो कि वेब पेज में मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड को इंजेक्ट करते हैं। यूज़र उस पेज को खोलता है जो इंजेक्टेड स्क्रिप्ट, और आप देखोगे उसके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है। इसका उपयोग कुकीज़ चोरी करने, सेशन हाईजैकिंग करने, फिशिंग पेज दिखाने या यूज़र डेटा कैप्चर करने के लिए किया जाता है। बाकी एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें तो डेटाबेस क्वेरीज में मैलिशियस एसक्यूएल कोड डालने का अटैक करता है। फिशिंग फेक वेबसाइट या ईमेल से यूज़र को धोखा देता है। डिनाइल ऑफ सर्विस बोले तो सर्वर्स को ओवरलोड करके सर्विसेज बंद करता है। ये चीज़ें आपको मिल जाती यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है पहचानकर्ता। बोले तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंतर्गत पाइथन में, उससे निपटने के दौरान बोले तो डील करने के दौरान पाइथन के संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? क्या बिल्कुल नहीं, मतलब यहाँ पे यस आएगा, मतलब ये पाइथन के संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पे जो है पाइथन आइडेंटिफायर जैसे कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, ये केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि वेरिएबल और वेरिएबल, ये देखिए 2 वेरिएबल है अलग अलग, यहाँ पे तीनों को अलग अलग यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, जैसे नेम अगर मान लीजिए सरकार ली है तो यहाँ पे सरकार स्टोर हो गया। नेम इस प्रकार के लिए कोपायलट स्टोर हो गया, तो दोनों अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेंगे। आगे चलें तो निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन टूल मल्टीमीडिया प्रारूप का समग्र प्रवाह प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है स्टोरी बोर्ड। क्या है? स्टोरी बोर्ड। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टोरी बोर्ड एक डिज़ाइन टूल है जो पूरे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का ओवरऑल फ्लो दिखाता है, जैसे स्लाइड है, विजुअल्स है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इनके सीक्वेंस सारा प्लान दिखाता है और एक प्रकार से प्रेजेंटेशन बनाने से पहले पहले जो है ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। बाकी आउटलाइन की बात करें तो टेक्स्ट बेस्ड है, टेम्पलेट प्री डिफाइंड डिज़ाइन फॉर्मेट है, स्लाइड शॉर्टर अरेंजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अब देखोगे एम एस एक्सेल 2013 में एक्टिव सेल की सामग्री को प्रदर्शित कौन करता है? तो ये करता है फॉर्मूला बार। कौन करता है? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में अगर सेल में कुछ है तो भी दिखाएगा, नहीं है तो भी दिखाएगा, फंक्शन है वो भी दिखाएगा। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट 2013 में कई स्लाइड को हटाने के लिए खाली स्थान दबाए रखें और अपनी इच्छित स्लाइड का चयन करें। मतलब अगर मान लीजिए सीक्वेंस से बहुत सारी स्लाइड है और अगर हम की दबाते हैं तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते, इसको या इसको, तो बीच की छोड़ दी जा रही। अगर लाइन से सेलेक्ट करने की बात होती है तो क्या दबाते हैं हम? शिफ्ट दबाते हैं। पर बोल रहा है मैनुअली सेलेक्ट करना, तो हम दबाएंगे कंट्रोल। क्या दबाएंगे? कंट्रोल। कंट्रोल की दबाकर हम जो है एक से अधिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर इच्छित पहला सेलेक्ट कर लिए, तीसरा, पांचवा, इस प्रकार से। तो कंट्रोल की इसका राइट आंसर है। कंट्रोल की दबाकर हम जो है क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। आल्ट की दबाकर ऐसा हम डिलीट नहीं कर सकते। टैब दबाकर नेविगेट कर सकते हैं, बाकी डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से वायरस की श्रेणी में कौन स्वयं को नहीं दोहराता है? तो भाई स्वयं को ट्रोजन हॉर्स नहीं दोहराता है, बाकी चीज़ें आपकी स्वयं को दोहराने वाली, जैसे मैक्रो वायरस भी है, ईमेल के माध्यम से, डॉक्यूमेंट फाइल के माध्यम से फैलता है। तो यहाँ पे स्वयं को रेप्लिकेट नहीं करता है। ट्रोजन हॉर्स मैलिशियस प्रोग्राम तो है,
वो जो एक प्रकार से है यूज़र को धोखा देकर सिस्टम में प्रवेश करता है, डेटा चोरी करता है, बैकडोर एक्सेस या अन्य नुकसान पहुंचाता है। बॉम्ब स्वयं को रेप्लिकेट करता है, बूट सेक्टर भी डिस्क में अपने आप जो है रेप्लिकेट करता है, मैक्रो वायरस भी डॉक्यूमेंट के साथ में अपने आप को रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट है डॉस में DIR मतलब हो जाता है डायरेक्टरी। तो DIR का उपयोग करके क्या किया जाता है, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल, डिलीट फाइल। कंटेंट फाइल के कंटेंट दिखाने के लिए आपको उपयोग किया जाता है टाइप कमांड का। क्या उपयोग की जाती है, टाइप। और कॉपी कौन से बनाई जाती है, डिलीट से, मतलब डिलीट फाइल बोले तो आप जो है DEL का उपयोग करके डिलीट कर सकते हैं। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज, बिल्कुल सही। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होती है और डायरेक्टरीज होती है उनकी लिस्ट को कौन दिखाता है, DIR। इसके ऑप्शंस भी होते हैं। कॉपी फाइल में तो आप देखोगे कॉपी कमांड लग जाती हैं, तो इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं कमांड्स के। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये तो थे हमारे सेट नंबर 7 के क्वेश्चंस, और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट जो हमने यहाँ पे देखे हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आप जो है हर एक सेट को देखते रहिए। अगर आपने पुराने सेट को नहीं देखा है 1 से लेकर 6 तक, तो उनको आप देखकर बिल्कुल भी मतलब देखना भूलिए मत, क्योंकि उसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने वाला है। ऐसे ही डिटेल वीडियो भी आएंगे तो उनको भी आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से कोपा की एक मजबूत तैयारी आपको देखने को मिलेगी और आपके अच्छे अंक आने वाले हैं। मेरे तरफ से भी मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि आपका जो है अच्छा स्कोर आए और आपका सिलेक्शन हो। तो इस प्रकार आप तैयारी बनाए रखिए, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलना है क्लास को। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं, ये क्या है। सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में तो होता है। तो उससे क्या होता है, आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं कि भाई वीडियो नहीं आया, वीडियो कहाँ मिलेगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।